नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में बड़ी उथल पुथल मची हुई है। अब खतरा मोहम्मद यूनुस की कुर्सी पर मंडराने लगा है। पूर्व पीएम शेख हसीना तो पहले से ही यूनुस सरकार की चिंता बढ़ाती दिखाई दे ही रही थी। अब उनके करीबी माने जाने वाले सेना के प्रमुख ने बांग्लादेश के मौजूदा हालात को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि हसीना के करीबी करेंगे बांग्लादेश में तख्ता पलट। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से हर गैर अमेरिकी पर मंडराया खतरा। अमेरिका में 227 साल पुराना कानून लाने की तैयारी। राष्ट्रपति को वॉर टाइम शक्तियां देता है ये कानून। ट्रंप के दबाव में ज़ेलेंस्की, कहा अमेरिका से समझौते के लिए तैयार। ट्रंप बोले नाटो में शामिल होने का सपना छोड़ दे यूक्रेन। और चलते चलते में देखेंगे चांद पर लगेगा मोबाइल और इंटरनेट। नासा और नोकिया ने मिलाया हाथ। तो बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट हो सकता है। इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जिन्हें देखते हुए अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस टेंशन में नजर आ रहे हैं। और उनकी इस चिंता को बढ़ाते हुए बांग्लादेश की सेना ने देश की सत्ता संभालने की बात कह दी है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही हालात काफी तनावपूर्ण है। जगह जगह से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। शेख हसीना के समर्थकों पर हमले किए जा रहे हैं। उपद्रवियों ने तो यहाँ तक बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक पैतृक निवास को भी ध्वस्त कर दिया। यूनुस सरकार देश में बढ़ते अपराध, हिंसा पर काबू पाने में असफल रही है। ऐसे में सेना ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर यही हाल रहा तो फिर हम सत्ता के सूत्र संभाल सकते हैं। बांग्लादेश की सेना के प्रमुख वकार उज-जमा ने माना कि उनके देश में सब ठीक नहीं चल रहा। बांग्लादेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि देश संकट में है और इसके लिए राजनीतिक उथल-पुथल जिम्मेदार है। राजनीतिक लोग स्थिति की गंभीरता को न देखते हुए एक दूसरे की निंदा करने में लगे हुए हैं। सभी पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं, इसलिए उपद्रवियों को हालात अनुकूल लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे कुछ भी करके बच निकलेंगे। ऐसे में सेना पर चीजों को संभालने की ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। जमा के इस बयान को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के लिए भी चेतावनी की तरह देखा जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब सेना प्रमुख ने इस तरह का बयान दिया। हाल ही में 2009 में पिलखाना की घटना को याद करने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था कि अगर आप अपने मतभेदों को भुलाकर साथ मिलकर काम नहीं करते हैं तो देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। और अब सैन्य समारोह में बोलते हुए उन्होंने सरकार को फिर चेताया है। सेना प्रमुख ने कहा कि आज देश में जो अराजकता हम देख रहे हैं वो कहीं न कहीं हमारी ही बनाई हुई है। पुलिस महकमे में छोटे अफसरों से लेकर सीनियर अधिकारी तक डरे हुए हैं, क्योंकि उनके साथ ही मुकदमों का सामना कर रहे हैं या फिर जेल में हैं। इससे सेना पर ज्यादा जिम्मेदारी आती है, क्योंकि व्यवस्था चरमरा चुकी है। समाज में लगातार गहराती खाई और हिंसा से बांग्लादेश की संप्रभुता खतरे में पड़ गई है। आपको बता दें कि आर्मी चीफ वकार उज-जमा पूर्व पीएम शेख हसीना के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में जिस तरह से वो लगातार ये बयान दे रहे हैं, सत्ता में सेना के हस्तक्षेप करने की गुंजाइश की तरफ संकेत दे रहे हैं, उन्हें देखते हुए बांग्लादेश में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन की आहट सुनाई दे रही है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस के लिए अपनी कुर्सी बचाना भी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ सेना की चुनौती है तो दूसरी तरफ छात्रों का रवैया भी उनके खिलाफ दिखाई दे रहा है। शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटाने वाले छात्रों के गुट ने नई राजनीतिक पारी का ऐलान किया है। और अपनी नई राजनीतिक पार्टी के ऐलान के साथ ही छात्रों ने मोहम्मद यूनुस से दूरी बनाते हुए ये भी साफ कर दिया कि वो राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं है। यानी अब यूनुस के पास छात्रों का भी समर्थन नहीं है। ऐसे में उनके लिए हर तरफ से परेशानियां खड़ी हो गई। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक और विवादित फैसले। तो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और तमाम देशों में उनके फैसलों को लेकर विवाद भी देखा जा रहा है। लेकिन ट्रंप के फैसलों में कोई बदलाव नहीं आया और अब वो एक और फैसला लेने जा रहे हैं, जिससे अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को बड़ा झटका लग सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में एलियन एनिमीज एक्ट लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये 227 साल पुराना कानून है जो 1798 में युद्धकाल की शक्तियों के लिए लाया गया था। ये कानून युद्ध के दौरान राष्ट्रपति को कई अहम शक्तियां देता है, जिसके मुताबिक जब भी अमेरिका और किसी दूसरे देश के बीच युद्ध होगा तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होगी कि वो गैर अमेरिकी मूल के लोगों को लेकर फैसला ले सके। हालांकि ट्रंप इसे सामान्य काल में लाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय माना जा रहा है। इस कानून को लेकर लोगों में डर का माहौल है।
इस कानून के तहत राष्ट्रपति 14 साल के ज्यादा उम्र के किसी भी गैर अमेरिकी को एलियन एनिमी घोषित कर राष्ट्रहित में देश के बाहर निकाल सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान भी कई बार कहा था कि वो सत्ता में आने के बाद एलियन एनिमीज एक्ट को लागू करेंगे, और जब से उन्होंने सत्ता की कमान संभाली है तब से ही लगातार वो अपने सभी वादों को पूरा करते नजर आ रहे हैं। पहले से ही अवैध प्रवासियों को लेकर ट्रंप प्रशासन का सख्त एक्शन जारी है, जिसके तहत हिंदुस्तान, ब्राजील, अल सल्वाडोर, मेक्सिको, कोलंबिया जैसे देशों के अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजा जा रहा है। ट्रंप की इस कार्रवाई पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। कई देशों ने अमेरिका को तल्ख तेवर भी दिखाए, लेकिन ट्रंप का रवैया नहीं बदला। अवैध प्रवासियों को जंजीरों में जकड़कर मिलिट्री प्लेन से उनके देश वापस भेजा जा रहा है। और अब अगर एलियन एनिमीज एक्ट लागू हो जाता है तो ये गैर अमेरिकियों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इस कानून के तहत हिरासत में लिया गया शख्स किसी भी निर्वासन आव्रजन न्यायालय प्रणाली से होकर नहीं गुजरते हैं, जो अप्रवासियों को राहत पाने और देश में रहने के लिए अपना मामला बनाने का मौका देता है। ऐसे में इन मामलों में फैसला आने में भी कई बार सालों लग जाते हैं और इससे पूरी दुनिया में खलबली मच सकती है। हालांकि उनके कई दूसरे फैसलों की तरह इसका भी विरोध देखा जा रहा है। इस कानून के लागू होने से पहले ही इसके खिलाफ कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर ली गई है। अब ऐसे में ट्रंप का ये फैसला लागू हो पाता है या नहीं, क्या इस पर भी बड़ा बवाल मचने वाला है, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे यूक्रेन की। तो रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के रुख के आगे अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने घुटने टेक दिए हैं। उन्होंने खनिज पदार्थों को लेकर अमेरिका के साथ समझौता करने पर सहमति जताई। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध में यूक्रेन को अमेरिका से मिले सहयोग के बदले वहां के खनिज पदार्थों पर अमेरिका के अधिकार की मांग की है, और साथ ही ये धमकी भी दी है कि अगर यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया तो उसे मिलने वाली सारी मदद रोक दी जाएगी। हालांकि ज़ेलेंस्की ने पहले तो इस प्रस्ताव का विरोध किया था और ये कहा था कि मैं देश के साथ समझौता नहीं कर सकता, लेकिन ट्रंप के दबाव में आखिरकार उन्हें पीछे हटना पड़ा और अब उन्होंने इसे मंजूरी दे दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अमेरिका के साथ समझौते के लिए तैयार है, लेकिन सुरक्षा की गारंटी पर अभी फैसला होना बाकी है। ये समझौता वॉशिंगटन में होने वाली वार्ता पर निर्भर करेगा। आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की 28 फरवरी को अमेरिका दौरे पर जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ज़ेलेंस्की शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका आएंगे। वहीं इस समझौते को लेकर ज़ेलेंस्की का कहना है कि जिस रूपरेखा पर समझौते पर सहमति बनी है वो एक व्यापक समझौते की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है, जिस पर यूक्रेन की संसद की मंजूरी की जरूरत होगी। यूक्रेन को पहले ये जानना होगा कि अमेरिका अपने निरंतर सैन्य समर्थन के मामले में कहां खड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्हें वॉशिंगटन की यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ विस्तृत रूप से बातचीत की उम्मीद है। ये आर्थिक समझौता भविष्य की सुरक्षा गारंटी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन मैं व्यापक दृष्टिकोण को समझना चाहता हूँ। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये समझौता या तो बहुत सफल हो सकता है या चुपचाप खत्म हो सकता है। यानी ज़ेलेंस्की समझौते के लिए तो तैयार है, लेकिन यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी की शर्त अभी भी रखी गई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि मैं यूक्रेन को बहुत ज्यादा सुरक्षा की गारंटी नहीं देने जा रहा हूँ। हम यूरोप को ऐसा करने देंगे। यूरोप उनका अगला पड़ोसी है, लेकिन हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ठीक रहे। ट्रंप ने आगे कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने का सपना छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद यही कारण है कि चीजें शुरू हुई हैं। साफ है ट्रंप यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनाएंगे, जिसकी मांग पर ज़ेलेंस्की अड़े हुए हैं। अब ऐसे में क्या ये समझौता हो पाएगा, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। और अब चलते चलते में देखेंगे चांद पर लगेगा मोबाइल और इंटरनेट। जी हाँ, कभी आपने कल्पना की है कि आप कभी धरती से स्पेस पर किसी से फोन पर बात करेंगे? ये सिर्फ आप सोचते ही हैं, लेकिन अब ये सच होने जा रहा है। दरअसल चांद पर मानव बस्तियां और रोड रेल नेटवर्क की तैयारियों के बीच अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मोबाइल और इंटरनेट सेवा को लॉन्च करने जा रहा है। नासा ने इसके लिए नोकिया कंपनी से करार किया है। मिशन की लॉन्चिंग 27 फरवरी को होगी। इसमें एथेना लैंडर को लॉन्च किया जाएगा, जो चांद पर पहला मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के रूप में एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। क्लीन ने MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू को बताया कि हमने सभी कंपोनेंट्स को एक नेटवर्क इन अ बॉक्स में रखा है, जिसमें एंटीना और पावर सोर्स को छोड़कर सेल नेटवर्क के लिए जरूरी सब कुछ शामिल है। इस मिशन में 2 लूनर व्हीकल्स शामिल होंगे, इंट्यूटिव मशीन्स का माइक्रोनोवा हॉपर और लूनार आउटपोस्ट का मोबाइल ऑटोनॉमस प्रोस्पेक्टिंग प्लेटफॉर्म यानी MAPP रोवर। ये व्हीकल्स नोकिया के डिवाइस मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करके एथेना लैंडर द्वारा स्थापित नेटवर्क से जुड़ेंगे।
ये नेटवर्क चंद्र रात्रि के कारण कुछ ही दिनों तक काम करेगा, लेकिन ये टेक्नोलॉजी भविष्य के लूनर मिशंस के लिए आशाजनक है। इस मोबाइल नेटवर्क की सफलता नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के लिए आधार तैयार करती है, जिसका लक्ष्य 2027 तक इंसानों को चंद्र सतह पर वापस लाना है। नोकिया का लॉन्ग टर्म गोल इस नेटवर्क को विस्तार देकर चंद्रमा पर सस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज को सपोर्ट करना है, जिसमें भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए स्पेस सूट्स में सेल कम्युनिकेशंस को इंटीग्रेट करना भी शामिल हो सकता है। क्लीन ने कहा कि शायद एक नेटवर्क इन अ बॉक्स या एक टावर पूरी कवरेज दे सकता है, या हमें इनमें से कई की जरूरत पड़ सकती है। इस नेटवर्क का विस्तार लूनर इकोनॉमी और परमानेंट हैबिटेट्स के विकास के साथ बढ़ सकता है। चंद्रमा पर मोबाइल नेटवर्क बनाने वाली टेक्नोलॉजी को अंतरिक्ष की एक्सट्रीम कंडीशंस को सहन करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। ये नेटवर्क पृथ्वी पर 4G और 5G स्टैंडर्ड्स के साथ कंपैटिबल होंगे। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।